चलिए अगला सिस्टम देखते हैं। इस सिस्टम का नाम क्या है, देखने में आपको पता लग रहा है, गैस एक्सचेंज, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन किस प्रकार से होगा इनमें, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं, जैसा कि हमने कहा बेटा, ये एनिमल्स जो है हर जगह पाए जाते हैं। बहुत आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे बड़ा फाइलम सुनिए। तो सबसे बड़ा फाइलम होने के कारण इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। कोई पानी में रहता है ना, कोई जमीन पे, कोई रेगिस्तान में, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, है ना। तो ये जब हर जगह पाए जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इनके अंदर इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हुए और अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इनमें बने। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंसेक्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो है ट्रैकियल ट्यूब्स। अब इंसेक्ट्स के अंदर जो कीट है वो किसके अंदर आता है, उनकी क्लास का नाम आपको याद होना चाहिए। इंसेक्ट जो है, जो कीट जो है, ये आता है हेक्सापोडा क्लास में। और कीटकों में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का नाम है वो है ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब मतलब श्वास नलिकीय तंत्र, याद रखिएगा, श्वास नलिकीय तंत्र ट्रैकियल ट्यूब्स वाला सिस्टम पाया जाता है कीटकों में। अब कीटकों के बाद इसमें आता है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के अंदर क्या क्या आते हैं, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, ये जो आएंगे उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी बेटा वो होगी गिल्स या झालर। इसी तरह एरेक्निड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी पोथी झालर। पोथी झालर मतलब मुक्लंक्स, पोथी झालर। और लंग्स को बोलते हैं फेफसा, तो ये हो गया पोथी फेफसा। देखिए ध्यान से, किंग क्रैब, ये तो पढ़ा दिया हमने, है ना। किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है, सबसे पुराना। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी बुक गिल्स, पोथी झालर। ठीक है, अरेक्निड्स स्पाइडर वगैरह आते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वो होगी बुक लंग्स यानी पोथी फेफसा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पोथी वर्ड क्यों आता है, बुक वर्ड क्यों आता है, झालर तो झालर है, तो पोथी क्यों लिखा, क्योंकि जो इनकी झालर होती है वो इस तरह से अरेंज होती है जैसे कि एक बुक में जो पेजेस होते हैं, बुक में पेजेस कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक एक करके झालर जो है वो कंटिन्यूसली पेजेस के समान है, तो वो एक बुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसलिए इनको बोल दिया पोथी की समान संरचना दिख रही है जो झालरों से मिलकर बनी है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, बुक गिल्स। अगर वो पोथी फेफसा है, छोटे छोटे फेफसा एक साथ पोथी के रूप में है तो पोथी फेफसा बोलती है। स्ट्रक्चर के आधार पर इनका ये वर्ड आया है, बाकी हेवोलंसी, हेवोगिल्सी। ठीक है, तो इस तरीके से इन अलग अलग क्लासेस में अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसका कारण भी मैंने समझा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना। तो इनके अंदर क्या होगा, सबसे बड़ा फाइलम होने के कारण डिफरेंट हैबिटेट में इनके जीव रहेंगे, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनके अंदर इवोल्यूशन के आधार पर डेवलप हो गए। चलिए, तो ये सिस्टम क्लियर। अगला सिस्टम हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी जब हम बात करते हैं इनके अंदर, तो आप लोग देखेंगे इससे पहले वाले में भी हमने पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले वाले में हम बोल रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा में जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर ये रिड्यूस कैरेक्टर आ गया कि अब ये कैसे बन गए, क्लोज की जगह पर इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। तो यहाँ पर, और इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर वाहिकाओं का अभाव है, ब्लड वाहिकाओं में नहीं दे रहा है, ब्लड डायरेक्टली सिलोम के अंदर भरा हुआ है, बॉडी कैविटी में भरा हुआ है, और उन ब्लड के जो ग्रुप के अंदर भरे हुए हैं उन्हें सिनुसॉइड बोलते हैं, ब्लड सिनुसॉइड्स। ठीक है, छोटे छोटे कोटरों में भरा हुआ है, और इसी वजह से इनकी सिलोम के अंदर जो अलग अलग जगह पर जो छोटी छोटी कैविटीज बनी हुई है उनमें जो ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड इनके अंदर क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ
तो इसी वजह से इस लोग को भी क्या बोल देते हैं, हीमोसील। ओके, तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हार्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, मैंने फिर पहले ही बता दिया। नुपुरक के अंदर भी वेसल्स पाई जाती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, जो पंपिंग का कार्य करती है। तो हार्ट की शुरुआत तो नुपुरक से ही हो गई थी। यहाँ पर भी ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है, ठीक है, और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन और हुआ है। वाहिकाएं नहीं है, कुछ वाहिकाएं पाई जाती है जो हार्ट का काम करेगी, ठीक है। चलिए देखिए ये स्ट्रक्चर, देखो इनके अंदर ये जो अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं कॉकरोच के अंदर, जब आप देखोगे तो इनके अंदर इसके जो ये 1 2 3 4 5 6 ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, नलिकाएं बनी हुई हैं। और आपने पढ़ा है कि इसका हेड जो होता है 13 चेम्बर होता है, ये चेम्बर है, इन वाहिकाओं को ही चेम्बर बोल दिया जाता है। ये अपनी जगह पर बनी रहे, उनके लिए कौन हेल्प करता है, ये एलरी मसल्स हेल्प करती है। कौन सी मसल्स है ये, एलरी मसल्स, ये एलरी मसल्स हेल्प करती है। और यही पंपिंग कर करके जो बाकी की जगह है वहाँ पर जो सिलों में उसके अंदर ब्लड सप्लाई करेगा। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, फ्लो परिसंचरण तंत्र, ब्लड फ्लो इन हीमोसील। इनके अंदर जो देह गुहा है वो क्या कहलाती है, हीमोसील, ठीक है, क्योंकि ब्लड किसमें भरा होता है, देह गुहा में भरा होता है। ब्लड को क्या कहते हैं यहाँ पर, हीमोलिम्फ, इसलिए इस लोग को क्या कहा, हीमोसील। हीमोलिम्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलरलेस होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स इसमें पाई जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर रेड कलर का ब्लड नहीं होगा, कलरलेस ब्लड होगा। और 1 to many चेम्बर लिखा है, लेकिन कॉकरोच की बात करें तो कितना चेम्बर, 13 चेम्बर, 13 चेम्बर हार्ट ये दिख रहा है यहाँ पर। और इनको अपनी जगह पर बनाए रखने का काम कौन कर रही है, एलरी मसल्स। याद रखिए पृष्ठ सतह पर डोर्सल यानी पृष्ठ सतह पर पल्सटाइल मतलब पल्सेस मतलब संकुचन विकुंचन करने वाला, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने वाला ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है, जो कि किससे बना है, वेसल्स से ही बना है, वो कुछ अलग नहीं है। तो चेम्बर क्या है, ब्लड वेसल्स ही है। इस तरीके से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना है। क्या क्या बात किया, फटाफट बता देता हूँ। कैसा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप। ओपन टाइप होगा यानी वो किसमें भरा हुआ है, ब्लड सिलों में भरा हुआ है। ब्लड का नाम क्या है, ब्लड को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कलरलेस ब्लड है इसलिए हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ उसको जिस कोटर में भरा हुआ है, जिस देह में भरा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हीमोसील। और उसके बाद लास्ट में फाइनल इनका हार्ट किस तरह का होता है, डोर्सल सरफेस पे होता है, एक से लेकर बहुत सारे चेम्बर वाला हो सकता है, पल्सटाइल होता है, पंपिंग कर सकता है, और किस तरह का होता है, ट्यूबुलर होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ही हार्ट बना रही है। तो ब्लड वेसल्स कैसी होती है, ट्यूबुलर ही होती है, नलिकाकारी होती है। तो हार्ट भी कैसा होगा, नलिकाकार हार्ट होगा। ओके चलिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना, एलरी मसल्स उनको सपोर्ट करती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक बार और बताते हैं आपको, एलरी मसल्स कहाँ पाई जाती है। देखिए मैंने बता तो दिया है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस बता रहा हूँ आपको। ये जो मसल्स यहाँ दिख रही है, ये इस पूरे नलिकाओं को एक जगह पर कंट्रोल कर रही है। एलरी मसल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये वीडियो में पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके अलावा एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस तरह से आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, बिल्कुल सिंपल है। चलिए ये कौन सा सिस्टम दिख रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। हमने इनमें देखो आर्थ पढ़ा है, इतना बड़ा फाइलम है कि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर थी सभी के अंदर, तो इनमें भी यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगी। अब आपको समझना है इनके बारे में भी, तो इनमें भी उत्सर्जित संरचनाएं जो होती है वो अलग अलग होती है। इंसेक्ट्स कीटकों में मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स, मार्पीजियन नलिका, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड या एंटीरियर ग्लैंड्स, एरेक्निड्स के अंदर कोक्सियल ग्लैंड्स, और किंग क्रेब में कोक्सियल ग्लैंड, यानी एरेक्निड्स और किंग क्रेब दोनों में कोक्सियल ग्लैंड,
अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्रस्टेशियंस में क्या क्या आते हैं, अरेक्निड्स में क्या क्या आते हैं। गुजराती में भी क्रस्टेशियंस को क्रस्टेशियन ही बोलते हैं, इंसेक्ट को जरूर कीटक कह देते हैं हम। और मैलपीजियन ट्यूबल्स को क्या बोलेंगे, मालपीजियन नलिकाएं, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड हरित ग्रंथियां, एंटेरियरी ग्लैंड एंटेरियरी ग्रंथियां, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होनी चाहिए। इंसेक्ट्स में कॉकरोच इज द क्लासिकल एग्जांपल, कॉकरोच के अंदर आप पढ़ते ही है वैसे भी डिटेल से, मालपीजियन नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। क्रस्टेशियंस में क्या क्या आते हैं, क्रस्टेशियंस में आएंगे आपके जल में रहने वाले जो आर्थ्रोपोड्स होंगे, लाइक जिसके अंदर अपने बात किया था किंक्रेट्स, तो अलग हो गए, ये तो अरेक्निड्स में हो गए। क्रस्टेशियंस में आपके आते हैं जो काचवा वगैरह होते हैं, ये सब क्रस्टेशियंस में आते हैं, उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होगी, एंटेरियर ग्लैंड्स होगी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ द एक्सक्रीटरी मटेरियल, अब एक्सक्रीशन तो ये करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा होगा, एक्सक्रीशन किसका करते हैं, तो जनरली जो पानी में रहेंगे वो किसको एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो जमीन पे रहेंगे वो यूरिया भी एक्सक्रीट कर सकते हैं और यूरिक एसिड भी। तो यहाँ पर लेकिन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो जमीन पर रहने वाले होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं और जो पानी में रहने वाले फॉर्म्स हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि क्यों इनमें यूरिक एसिड आया एक्सक्रीशन के लिए, ध्यान से समझो। ये आपको किंक्रेट का डायग्राम दिख रहा है, ये इंसेक्ट्स जो हैं, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर इस दुनिया में हर जगह पर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, हर जगह पर एक्सेप्ट एरियल कंडीशन को छोड़। तो यहाँ पर इनको अगर ये रेगिस्तान में रह रहे हैं तो पानी को बचाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये यूरिक एसिड होता है, कि यूरिक एसिड जो होता है आपने पढ़ा है कि इसको एक्सक्रीट करने के लिए मिनिमम वाटर की जरूरत पड़ती है। तो मिनिमम वाटर लॉस हो इनकी बॉडी का, इसकी वजह से इनके अंदर ये एडेप्टेशन आया कि जितनी भी लैंड फॉर्म्स है लाइक कीटा, इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स है, कॉकरोच हो गए, मच्छर हो गए, जितने भी इंसेक्ट्स है वो सब के सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे, जबकि जो जलीय एक्वेटिक जो फॉर्म है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगी। तो याद रखना है ये पॉइंट कि आपको अगर पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल या लैंड फॉर्म्स वाले जो एनिमल हैं आर्थ्रोपोड्स में, वो उनका एक्सक्रीटेड मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड। यूरिया मत कर देना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, यूरिक एसिड। क्रस्टेशियंस में भी क्या होता है, यूरिक एसिड। लेकिन जो जल में रहते हैं उनके अंदर क्या होगा, अमोनिया। क्लियर, चलिए दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट चलते हैं। अब आता है इनका नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सिंपल। नर्वस सिस्टम में इनके अंदर भी वैसा ही सिस्टम है, बिल्कुल कोई अलग से नहीं है, वही डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कोड, यानी वही बेवड़ी सगत मध्य अधर नर्व कोड, वक्षीय चेतारज्जु, ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे इससे पहले वाले में था, कोई अलग से नहीं है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सेंस ऑर्गन आपको याद रखिएगा, इनमें भी आइज होती है, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं और स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट का काम मैंने बता दिया। स्टेटोसिस्ट क्या काम करते हैं, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। स्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस। तो स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग का काम। टैक्टाइल रिसेप्टर क्या काम करेंगे, टैक्टाइल वर्ड से पता लग रहा है, स्पर्श, जो स्पर्शग्राही होंगे वो टैक्टाइल रिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर रसायन संवेदी ग्राही, आइज सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज ये तो होती है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम के बाद इन द नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम इनमें से क्वेश्चन बनता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी तक अपन ने जो पढ़े उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा। नर्वस सिस्टम का कोई इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है तो उसमें से इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ केवल वो आपको अच्छे से याद करने हैं, बाकी केवल रीडिंग लगाइए, ध्यान रखिए, लेकिन इनको जरूर याद करिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, प्रजनन जो तंत्र होता है इनमें, तो इनमें ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेक्सेस आर सेपरेट। इससे पहले वाले में जब हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्ट में, तो कुछ में सेक्सेस आर सेपरेट और कुछ में
बोथ सेक्सेस आर इन वन, कुछ उभयलिंगी थे, कुछ एक लिंगी थे। तो यहाँ पर ज्यादातर प्राणी एक लिंगी ही है, यानी कि सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग अलग है, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, याद रखिएगा, ठीक है, यानी यूनिसेक्सुअल। ज्यादातर नहीं, मैक्सिमम नहीं, सभी प्राणी इनमें यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। एक एडवांस कैरेक्टर आ गया। चलिए अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने लिखा है गोनाड्स इन द डक्ट्स, यानी अब जो मेल ऑर्गन होगा, फीमेल ऑर्गन होगा, उन ऑर्गन से नलिकाएं निकलेगी और वो नलिकाएं जाकर खुलेगी इनके बाह्य जननांगों में, ठीक है। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर कट दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, यानी इनमें अलिंगी जनन अनुपस्थित होता है, ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है। अलिंगी जनन अब कहीं नहीं पाया जाएगा, ठीक है। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स आर ओविपेरस, ज्यादातर संधिपाद वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। कुछ एक्सेप्शनली ऐसे होंगे जो ओवोविविपेरस होंगे। तो ओवोविविपेरस का मतलब क्या है, बच्चे नहीं देते डायरेक्ट, इनके अंदर ही ओवोविविपेरस का मतलब समझिए। ओवोविविपेरस का मतलब होता है कि इनके अंदर प्लेसेंटा जरायु जो होता है, जब बेबी का ही जन्म होगा, लेकिन बेबी के जन्म में बेबी को जो पोषण है वो जरायु के द्वारा नहीं मिलेगा, यानी ट्रू प्लेसेंटा इज एब्सेंट, ट्रू प्लेसेंटा इज एब्सेंट। तो फिर जो अंदर बेबी डेवलप हो रहा है उसको पोषण कैसे मिलेगा, उसको पोषण जो मिलता है वो मिलता है बेटा यहाँ पर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, और उस एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिनसे इनको पोषण मिलता है उसका नाम है योग से। जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तब मैंने कहा था आप लोगों को कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 तरह की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोरियन, एमनियन, योग से, और सबसे अंदर वाली जो होती है उसके अंदर हम बात किए थे योग से के बाद एरेंटोइस। तो ये चारों में से इनमें योग से जो होगी वो डेवलप होगी, और उसी योग से बेबी जो डेवलपिंग बेबी है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। जरायु की जगह पर इनमें योग से न्यूट्रिशन देने का काम करती है, इसलिए इनको ओवोविविपेरस बोलेंगे, यानी अंडे के अंदर ही रहेंगे। योग से एक्चुअल में अंडे के अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है वही योग से होता है, वही इनको न्यूट्रिशन देता है, और अंदर ही बेबी का जो डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसके लिए प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये पॉइंट आया, इसलिए मैंने समझा दिया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनमें ओवोविविपेरस टाइप का क्या पाया जाएगा, रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे और चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर आता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गए, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म एंड एग दोनों मिलेंगे, तो दोनों को मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन जो होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ये फर्टिलाइजेशन बाह्य होगा कि आंतरिक होगा, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर केसेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनली कुछ फॉर्म ऐसी होंगी जिनके अंदर कौन सा होगा, एक्सटर्नल होगा, और वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्वेटिक। इट इज इंपॉर्टेंट। जो जलीय प्राणी होंगे, जो जलीय आर्थ्रोपोड्स होंगे, उन जलीय आर्थ्रोपोड में बाह्य फलन पाया जाता है, जबकि जो प्राणी बाहर होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, रेगिस्तान में होंगे, उनमें कौन सा फलन पाया जाता है, इंटरनल। ज्यादातर में इंटरनल, केवल जलीय वालों में एक्सटर्नल। क्यों ऐसा, क्यों, तो ध्यान से समझिए। जब अगर इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्योंकि जो पानी में है, तो पानी में जो अगर वो एग देंगे, एग जो होगा वो सूखेगा, एग जो होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर बाहर अगर वो एग लाइक करते हैं तो बाहर जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से एग के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो एग सूख जाएगा और बेबी मर सकता है। ज़्यादातर एग लेकिन होते हैं, लेकिन एक्वेटिक वाले जो होंगे उनमें वो बाहर एग दे सकते हैं और दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, बेबी बनेगी।
ठीक है, वो यूकेरियोट्स में ज़्यादातर एक्वेटिक ही होते हैं। याद रखिएगा, एक्वेटिक किसके अंदर आते हैं? इंसेक्ट्स क्लास में आते हैं कि क्रस्टेशियंस में आते हैं? तो क्रस्टेशियन जो क्लास है उसके अंदर ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंदर अब फर्टिलाइजेशन हो गया भैया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट किस प्रकार का होगा? प्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई बार समझा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं? अगर डिंब अवस्था आ गई तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बेबी बन गया तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। तो इनके अंदर इन जनरल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, मतलब लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट। और जहां पर भी लार्वा वर्ड आ जाए, मैंने पहले ही कहा है कि सारे लार्वा लर्न रखने ही रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम चांसेस लार्वा में से क्वेश्चन बनने का होता है, सबके लार्वा याद रखना है। बताइए, इससे पहले अपने एनालिडा पढ़ा था, एनालिडा में कौन सा लार्वा था? एनालिडा में लार्वा का नाम ट्रोपोफोर लार्वा, बरोबर। इसीलिए वहां पर क्या बोला आपने? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्राणी है तो इनके अंदर अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह के लार्वा है, सबका एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ध्यान से देखिए, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल यूजुअली इंक्लूड लार्वल फॉर्म्स व्हिच अंडरगोज वेरिंग डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस टू बिकम एडल्ट। यानी कि इनमें डिफरेंट प्रकार के लार्वा बनते हैं। मॉस्किटो, लार्वा के नेम याद रखिएगा, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखने ही पड़ेंगे। मॉस्किटो, मच्छर के लार्वा का नाम रेगुलर लार्वा, याद रखना है। बीटल के लार्वा का नाम ग्रब। इसी तरह हाउस फ्लाई, जो हमारे घर की मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उसके लार्वा का नाम मैगोट लार्वा। उसके बाद बटरफ्लाई के लार्वा का नाम कैटरपिलर लार्वा। ये सभी लार्वे के नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, लार्वा के नेम, एग्जाम्पल्स के नेम याद रखने पड़ते हैं। चलिए, तो इसको एग्जाम्पल्स को भी हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एनसीईआरटी में भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग करके दिए, एक ही जगह पे दे दिए, ठीक है। तो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हमारे लिए कौन कौन से इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट है? तो उसके अंदर आती है मधुमक्खी, एपीज इंडिका, एपीज मैंडिफेरा, पढ़ाया हमने, ठीक है, ये भी याद रखिए। इसके अलावा सिल्कवॉर्म, बॉम्बेक्स मोराई, ये बायोलॉजिकल नेम है, याद रखना पड़ेगा। इस तरह लाख के कीड़े का नाम क्या है? बायोलॉजिकल नेम लेसिपर लाका, नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और प्रोन जो जनरली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ये सब के सब नाम आपको याद होना चाहिए। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। उसके बाद आते हैं वाहक के रूप में कौन काम करते हैं? वाहक वाले भी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में वाहक में आते हैं बेटा एनाफिलीज, मॉस्किटो, क्यूलेक्स, मॉस्किटो, एडिस, मॉस्किटो, पढ़े हैं ना। देखिए, एनाफिलीज मलेरिया के वाहक का काम करता है, ठीक है। ऐसे क्यूलेक्स और एडिस, ये भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में अलग अलग डिजीज। एडिस कौन सा? जो भी जनरली अभी देखने को मिला था, ये भी मलेरिया की तरह ही होता है। डेंगू विभाग का काम कौन करता है? एडीज, ठीक है। क्यूलेक्स भी इसी तरह से दूसरी डिजीज को कोज करेगा। तो डिजीज के वाहक के रूप में जो काम करते हैं उनके भी आपको नाम याद रखने हैं। ये बायोलॉजिकल नेम है, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, ठीक है। ये तीनों ही वाहक के रूप में काम करते हैं। ये एग्जांपल्स हो गए वाहक वाले। अगले एग्जांपल्स देखते हैं। अब आते हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में कौन काम करते हैं। देखिए, ग्रेगेरियस पेस्ट जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनमें भी 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिए हैं,
ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ब्रैकेट में जो अंग्रेजी में नाम लिखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो आपको वैसे के वैसे याद रखने हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में अंग्रेजी नेम नहीं है, वो बायोलॉजिकल नेम है। ओके, देखिए तो ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा झुंड में आती है और अपनी फसलें खराब कर देती है। आपने सुना होगा जो किसान होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं इनसे कि भाई ये पूरी की पूरी फसलों को चट कर जाती है। उनमें लोकस्ट, जिसको अंग्रेजी बायोलॉजी में बड़े लोकस्ट, ये डायग्राम दिया है इसका हमने, लोकस्ट है। इसी तरह लिविंग फोसिल्स, लिविंग फोसिल में लिमुलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे किंग क्रेब भी कहते हैं। लिविंग फोसिल्स इसको कहा जाता है जीवित जीवाश्म, जीवित अश्मी। क्या नाम है इसका? लिमुलस। ये नाम याद रखना है, किंग क्रेब तो जनरल नेम है, लिमुलस नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स हो गए आपके इसके, जो कि ग्रिगेरियस पेस्ट के रूप में होते हैं, वो लोकस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस तरीके से अब हमने कंप्लीट किया हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी लास्ट में एक बार और कहूँगा, सभी एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पढ़े हैं एनसीईआरटी में भी दिए हैं, कुछ एक दो एक्स्ट्रा है आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? और इसके साथ साथ इनको याद रखने का और कोई तरीका नहीं है, लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा। बार बार लिखिए, याद करिए, और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है उनको अलग से लिखकर समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक इसमें आया है। ठीक है, तो अब उनकी भी अपन एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बताइए आर्थ्रोपोडा में एनेलिडा से एडवांस कैरेक्टर कौन सा आया? मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। पहला ही कैरेक्टरिस्टिक तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनमें रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू था। इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कितनी सारी आ गई, अलग अलग, गिल्स, बुक गिल्स, लंग्स, बुक लंग्स। पहला। दूसरा पॉइंट, इनके अंदर एक और एडवांस कैरेक्टर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग आ गए, वो भी इनके एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एडवांस कैरेक्टर, इसके अलावा एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर वो भी एडवांस कैरेक्टर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आर्थ्रोपोड्स के अंदर जॉइंट अपेंडेजेज आ गए। जो जॉइंट अपेंडेजेज, संधि युक्त जो उपांग है, ये भी इनका क्या है? एडवांस कैरेक्टर है, जो इनको और हायर और लिविंग बनाता है। आपको पता होना चाहिए क्या इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनकी गर्दन को काट के भी रख दिया जाए तो भी ये 8-10 दिन जिंदा रहते हैं, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये है कि इस दुनिया में अगर परमाणु हमला भी हो तो सब मर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जिंदा जरूर रह जाएंगे। कारण क्या है कि इनके अंदर जो ब्रेन है वो अलग से सप्लाई है, तो ये जो इनका नर्व सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि अगर इनके ब्रेन को काटकर अलग कर दिया जाए तो भी क्या है, जिंदा रहेंगे? यस, जिंदा रह पाएंगे। कारण क्या है ये बता देता हूँ कि इनके अंदर जो हमने बात किया कि इनकी जो डोर्सल और नर्व कोड है वो पूरी जगह पर कंट्रोल कर रही है, ब्रेन से कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है। ब्रेन के अंदर जो कंट्रोलिंग है वो ब्रेन का अलग से, पूरी बॉडी का जो कंट्रोलिंग है वो अलग से। तो अगर ब्रेन हट भी गया तो भी ये जिंदा रहने लगे, और ब्रेन जो है वो धीरे धीरे इनके अंदर रिजर्वेशन की पावर होती है, ब्रेन वापस से डेवलप भी हो जाता है। तो ये इनके अंदर एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखने हैं। इस तरीके से आर्थ्रोपोडा फाइलम, संधिपाद वाला फाइलम बिल्कुल क्लियर, अच्छे से इसको लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।